नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों, इस चैनल पर आपका क्रैश कोर्स जो कि आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का चल रहा है, जो कि हमारा चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सबसे पहले आप क्या करिए कि लगातार आप नोट्स बनाते जाइए। इसके बाद इसका जो प्रैक्टिस सेट है हमारे दूसरे चैनल में आपको कराया जाता है, तो वहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने जो अपलोड कर रखे हैं वीडियो, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? तो आपका होता है प्रत्यक्ष कर। ठीक है, और प्रत्यक्ष कर में क्या क्या होते हैं? जैसे कि आपका मेन होता है आयकर होता है, निगम कर होता है और संपत्ति कर। और इसमें भी अगर पूछे कि इसमें भी सबसे ज़्यादा, तो आपका होता है निगम कर होता है। ठीक है, निगम कर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो कि हमारा वित्त आयोग से संबंधित है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हमारे कौन है? एन.के. सिंह है। बहुत आपके क्वेश्चन यहाँ से आ भी रहे हैं क्योंकि करंट से रिलेटेड है। और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एन.के. सिंह का। तो एन.के. सिंह का फुल फॉर्म क्या है? नंद किशोर सिंह। ठीक है, नंद किशोर सिंह। और इनका जो कार्यकाल रहेगा, तो इनका आपका जो कार्यकाल रहेगा 2020 से स्टार्ट होगा और 2025 तक इनका कार्यकाल चलेगा। आपको कमेंट करके बताना है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। और देखिए, यहाँ पर वित्त आयोग से संबंधित हमारे क्वेश्चन क्या है कि वित्त आयोग का जो गठन होता है वो संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। और वित्त आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। और इसके अतिरिक्त वित्त आयोग में हमारे 4 अन्य सदस्य भी होते हैं जिनको राष्ट्रपति क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष का आपके कौन थे? तो के.सी. नियोगी थे, जिनका 1951 से, अर्थात कह सकते हैं कि 1952 से आपका 1957 तक इनका कार्यकाल चला था। तो ये आपके यहाँ पर वित्त आयोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर बता दिया गया है। मतलब जो भी टॉपिक लेते हैं उससे जुड़े हुए सभी घटनाओं के बारे में यहाँ पर बता दिया जाता है। आप अच्छे से नोट बना लीजिएगा। चलते हैं यहाँ पर वैट के बारे में बात करते हैं। वैट क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स पहली बार किस देश में लागू किया गया था? तो फ्रांस में लागू किया गया था, जो कि 10 अप्रैल 1954 को लागू किया गया था। ठीक है, 10 अप्रैल 1954 को पहली बार वैट फ्रांस में लागू किया गया था। और यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। अप्रत्यक्ष कर वाला हमने वीडियो इसके पहले अपलोड कर रखा है, जहाँ पर बताया है कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर या प्रत्यक्ष कर के बारे में हमने पूरे डिटेल पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है, तो उसको भी देख सकते हैं, जहाँ पर जीडीपी के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, जिसे भारत में 1 अप्रैल 2005 से लागू किया गया था। जो वैट है, तो वैट को भारत में कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2005 से लागू किया गया। लेकिन यहाँ पर 1 जुलाई 2017 से क्या हुआ कि 1 जुलाई 2017 को जब से जीएसटी अर्थात की वस्तु एवं सेवा कर जब लागू किया गया, तो वैट को यहाँ पर क्या कर दिया? उसे प्रतिस्थापित कर दिया, अर्थात उसे हटा दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जैसे कि विजय केलकर जो समिति है या कमेटी की रिपोर्ट संबंधित है। तो विजय केलकर कमेटी की जो रिपोर्ट है ये हमारे किससे है? तो कर सुधारों से संबंधित हमारी एक रिपोर्ट होती है, अर्थात विजय केलकर समिति। तो ये आपकी कर सुधारों से संबंधित है, जिसकी यहाँ पर कह सकते हैं कि 2002 में इन्होंने रिपोर्ट अपनी पेश किया था। तो आपसे क्वेश्चन क्या होगा कि विजय केलकर समिति या विजय केलकर कमेटी की जो रिपोर्ट है ये क्या संबंधित है, किससे संबंधित है? आपका हो जाएगा जवाब कर सुधारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, यदि आय बढ़ने के साथ कर की दर बढ़ती है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं प्रगतिशील कर बोलते हैं। ठीक है, यदि आय बढ़ने के साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रगतिशील कर कहते हैं। देखिए, यहाँ पर इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज के अनुसार पढ़ाना पड़ेगा। वैसे आपको देखा जाए कि सामने से अगर पढ़ाया जाए बोर्ड के माध्यम तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज होती है वो टफ होती है आपकी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है, निकोलस काल्डर ने सर्वप्रथम व्यय पर कर लगाने का सुझाव दिया था। ठीक है, जो आपका क्या होता है, निकोलस काल्डर ने क्या किया था? सर्वप्रथम व्यय पर कर, जो व्यय होता है उस पर कर लगाने का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निगम कर किस प्रकार लगाया जाता है? तो निगम कर किस पर लगाया जाता है? तो निगम कर किस पर लगाता है? तो कंपनियों की निवल आय क्या होती है? जो कि आपकी नेट इनकम होती है, तो उस पर आपका क्या हो सकता है कि आपका निगम कर लगाया जाता है।
और यह एक प्रकार का आपका कैसा है, प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ये आपका कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर है। आपसे क्वेश्चन होगा कि निगम कर किस पर लगाया जाता है, तो निगम कर कंपनियों की निव्वल आय अर्थात आपके नेट इनकम पर लगाया जाता है, जो कि आपका यहाँ पर एक कैसा है, आपका प्रत्यक्ष कर है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान समय में यह केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा आपका क्या है, यहाँ पर स्रोत हमने आपको बताया था कि जो आपको यह निवल आय अर्थात हमारा निगम कर है, ये सबसे बड़ा स्रोत आपकी केंद्र सरकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि राजा चलैया समिति का संबंध किससे है, तो राजा चलैया का संबंधी जो राजा चलैया समिति का संबंध भी है वो आपका किससे, आपका कर सुधार से है। और इन्होंने भी कई रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, जो कि 1951 में भी प्रस्तुत किया, 52 में और आपको 1993 में प्रस्तुत किया। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि राजा चलैया समिति का संबंध किससे, तो कर सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जो कि जीएसटी से है कि वस्तु एवं सेवा कर, जिसे कि जीएसटी के नाम से यहाँ पर जानते हैं, और इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पर अस्तित्व में आया था। और जीएसटी परिषद की अगर बात करें कि अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता कौन करता है, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जीएसटी परिषद की अध्यक्षता की जाती है। चलिए अगला है, यह एक जो जीएसटी आपकी थी, तो जीएसटी एक आपकी संवैधानिक संस्था है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जीएसटी के दायरे से पेट्रोलियम, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जीएसटी के दायरे में कौन कौन आपके नहीं है, तो जीएसटी में कौन कौन नहीं है, आपका पेट्रोलियम हो गया, आपका मादक पेय पदार्थ हो गए, बिजली आदि को यहाँ पर जो कि जीएसटी से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो ये आपके संबंधित थे थोड़े से इकोनॉमिक्स से, और भी हमारे क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से, लेकिन वो आपको थोड़ा सा इजी लग जाएंगे क्योंकि उसके बारे में आप लोग जानते हैं। चलिए यहाँ पर उद्योग संबंधी यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से, वो भी काफ़ी आपके अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे है कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग कहाँ पर है, तो वस्त्र उद्योग आपका कौन सा है, मुंबई है। यह कपड़ा मिलों की संख्या सर्वाधिक है, यहाँ पर आपको जो कपड़ा है वहाँ पर मिलों की कपड़ा की मिलों की संख्या सर्वाधिक आपकी कहाँ पर है, यहीं पर है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति, बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, तो आपकी 6 अप्रैल 1948 को की गई थी, और उस समय तत्कालीन आपकी उद्योग मंत्री थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, तो डेट याद रखना है कि 6 अप्रैल 1948 प्रथम आपकी क्या थी, औद्योगिक नीति, जो कि उस समय मंत्री थे उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो बात आती है कि दूसरी औद्योगिक हमारी नीति कौन थी, तो दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी आपकी 30 अप्रैल 1956 को। ठीक है, 30 अप्रैल 1956 को। अब यहाँ पर बात करते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, तो विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति आपकी कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, इंग्लैंड में। आपको कमेंट करके बताना है कि इंग्लैंड में जो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी किस सन में हुई थी, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को 10 में जब आप हाई स्कूल में पढ़ रहे होंगे तब आपको यहाँ पर इंग्लैंड की क्रांति पढ़ा होगा, तब आपको यहाँ पर मिला होगा। तो आप कमेंट करके बताना है किस सन में हुई थी। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना, मतलब कौन सा कारखाना सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापित किया गया, कब स्थापित किया गया, उसको बिल्कुल क्रम से पढ़ेंगे और कौन सा स्थान है। जैसे कि आपका सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग आपका जो कि 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम लगा था। कहाँ पर लगा था, फोर्ट ग्लोस्टर, जो कि आपका कोलकाता में पड़ता है। ठीक है, फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में। लेकिन ये सूती वस्त्र उद्योग की जो कंपनी थी आपकी पूर्णतः आपकी असफल हो गई थी। इस कारण से आपको ये नहीं लगाना है कि सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे रहा है फोकस तो आपको इसमें करना है, वैसे आपको मुंबई लगाना है, अभी आपको यहीं पर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कागज। प्रथम कागज मिल जो भारत में लगी थी 1832 ईस्वी में श्रीरामपुर में लगी थी। ये श्रीरामपुर आपका पश्चिम बंगाल वाला श्रीरामपुर है, दूसरा नहीं। ठीक है, तो कागज उद्योग का जो हमारा सर्वप्रथम 1832 में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग सर्वप्रथम आपका 1840 ईस्वी में बेतिया, जो कि आपका कहाँ पर पड़ता है, बिहार में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है सूती वस्त्र उद्योग, जो कि हमने अभी बताया था कि सूती वस्त्र उद्योग जो कि पूर्णतः सफल आपका रहा था, तो 1853 ईस्वी में जो कि आपके बम्बई में लगा था, और ये आपका सफल कारखाना था। यहाँ पर 1853 से आपका क्वेश्चन क्या होता है कि भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी आपकी जो चली थी वो हमारी 1853 में ही डलहौजी के शासनकाल में चली थी। अगला है कि जूट उद्योग। तो देखो जूट उद्योग हमारे भारत में कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो जूट उद्योग का जो हमारी स्थापना हुई थी कारखाने की, तो 1855 ईस्वी में हुई थी, और ये रिसरा हुई थी। रिसरा आपका जो पड़ता है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो जूट उद्योग आपका कहाँ पर, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है लौह इस्पात।
लौ इस्पात जो कि 1870 में स्थापना की गई थी। और ये कुल्टी जो कि आपका कहाँ पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल कुल्टी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका है ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग जो कि सर्वप्रथम आपका कहाँ पर 1876 ईस्वी में आपके कानपुर, जो कि लाल इमली के नाम से जगह जानते हैं, तो कानपुर में आपका ऊनी वस्त्र उद्योग था। इसीलिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं, यहाँ पर कानपुर को बोलते हैं। जो मैनचेस्टर वर्ड लगाते हैं ये आपके जो कपड़ा उद्योग होते हैं उसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जैसे आपका उत्तर भारत का ये हो गया, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर हो जाता है। ऐसे आपको ढेर सारे क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलते हैं। तो अगले वीडियो में आप लगातार क्वेश्चन और लगातार वीडियो देखते जाइए। जैसे जैसे हमारे क्लास का यहाँ पर नोट्स कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे आपको भी वीडियो मिलते जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है सीमेंट उद्योग, अर्थात पहला सीमेंट उद्योग कारखाना भारत में 1904 ईस्वी में चेन्नई में लगा था, ठीक है। कहाँ पर लगा था, चेन्नई, 4 से चेन्नई। नेक्स्ट आपका दिया है कृत्रिम रेशा रेयान, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा रेयान आपका, अर्थात जो कृत्रिम रेशा आपका रेयान है आपका 1920 ईस्वी में, जो कि आपका त्रावणकोर, ठीक है। त्रावणकोर जो कि आपका केरल में पड़ता है, त्रावणकोर आपका जो कि कर्नाटक में, लेकिन ये कौन सा है, त्रावणकोर है, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है, ठीक है। तो कृत्रिम रेशा रेयान आपका त्रावणकोर हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एल्यूमिनियम संयंत्र, जो कि एल्यूमिनियम इस्पात संयंत्र आपका 1937 ईस्वी में 1937 में लगा था, जो कि जेके नगर, ठीक है। जेके नगर बहुत प्रसिद्ध है, आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, 1937। और अगला क्वेश्चन आपका है भारी इंजन। तो भारी इंजन जो कि पहला कारखाना आपका 1958 ईस्वी में रांची, जो कि झारखंड में पड़ता है। रांची से एक बात याद आती है कि आपका जो भारी इंजन है इसी समय इस्पात, जो कि आपका कह सकते हैं इस्पात अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है, आपके रांची पे ही है, ठीक है। रांची जो कि झारखंड में है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि आप अगर लेखपाल की तैयारी करने वाले हैं या आप किसी भी एग्जाम की करते हैं तो आपको क्वेश्चन ये वाले जरूर दे देते हैं कि भारत में जो कारखाने लगे हैं वो विदेशों के सहयोग से कौन कौन से लगे हैं और किस पंचवर्षीय योजना में लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विदेशों के सहयोग से लगाए गए भारत में सर्वप्रथम जो कारखाने थे, तो आपको ट्रिक से पढ़ लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। तो आपका ट्रिक क्या है, बस बोरू भीरू दुबे राज, मतलब 2-4 बार अगर पढ़ लेंगे बोरू भीरू दुबे राज आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो देखो बो से क्या हो जाएगा आपका बोकारो, ठीक है। बोकारो जो कि झारखंड में है और ये रूस के सहयोग से लगा है, ठीक है। तो बो से आपका बोकारो जो कि रूस के सहयोग से, भीरू से मतलब भी से हो जाएगा आपका भिलाई जो कि आपका कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में, और किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से लगा था। यहाँ पर बात करें दू से, तो दू होता है दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है और ये ब्रिटेन के सहयोग से लगा था। रा से मतलब हुआ आपका राउरकेला जो कि आपकी जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। तो आपका बोकारो रूस के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से और राउरकेला आपका किसके, जर्मनी के सहयोग से आपका ये लगे थे कारखाने, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है, क्वेश्चन ये होगा कि इनमें से कौन सा कारखाना आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगा था और कौन सा आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगा था। तो देखो ये जो स्टार्टिंग के आपके जो लास्ट के 3 है आपके हैं, ठीक है। कौन कौन से, यहाँ पर आपका भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगे थे, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आपका कार्यकाल होता है कितना, 1956 से आपका 61 तक चलता है, जिसमें से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहन दिया गया था, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। अगर यहीं पर बात करें कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो आपकी किस आधारित थी, पीसी महल नोविस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो तीसरी एक आपका अलग से बिल्कुल दिख रहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में आपका कौन सा है, बोकारो। तो बोकारो जो आपका लगा है किसी में तृतीय पंचवर्षीय योजना में। आपसे क्वेश्चन क्या होगा कि इनमें से कौन सा कारखाना है जो कि आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं है, या बोलेगा कि इनमें से कौन आपका असमान है, या बोलेगा इनमें से मेल नहीं खाता है। किसी प्रकार से आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो मेल कौन नहीं खाएगा, आपका बोकारो, क्योंकि ये आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगा है, अदर आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा और बच्चे उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि भिलाई स्टील संयंत्र जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का है। तो भिलाई स्टील संयंत्र जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है और इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी और किसके सहयोग से, अभी हमने बताया था, रूस के सहयोग से की गई थी।
यह सार्वजनिक क्षेत्र का भारत का पहला, ये आपका क्वेश्चन अभी एएलपी में पूछा गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र का पहला भारत का जो कि इस्पात संयंत्र कौन था है, तो आपका भिलाई है। ठीक है, भिलाई। यह भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड अर्थात ये सेल के SAIL होता है, सेल के अंतर्गत स्वचालित आपका कौन सा है यहाँ पर भिलाई, जो कि सेल के अंतर्गत ये काम करता है। अब आप बात करते हैं यहाँ पर कि महारत्न कंपनियाँ कितनी हैं, नवरत्न कितनी हैं, और आपकी छोटी मोटी और भी कंपनियाँ क्या होती हैं। तो देखो, भारत में महारत्न कंपनियों की बात करें जो अपडेट हुआ है, तो अपडेट से ही आपके क्वेश्चन भी मिलेंगे कि भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 8 है। ठीक है, 8 है। पहली आपकी होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे सेल के नाम से आप लोग जानते हैं। दूसरी आपकी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, जो कि ONGC है। तीसरी है आपकी भारतीय तेल निगम, जिसे IOC के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर चौथी है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, जो कि NTPC है। NTPC का आपका फुल फॉर्म लिख के बताना है, क्योंकि NTPC का एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला आपको दिया है कि 5वां कोल इंडिया लिमिटेड, जिसे कि CIL के नाम से जानते हैं। 6 नंबर आपका है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल। ठीक है, भेल। और 7 नंबर आपका है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे गेल के नाम से अर्थात GAIL। और वर्तमान में जो कि आपकी 8वीं और सबसे बड़ी अपडेटेड क्वेश्चन आपका है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि BPCL को अभी हाल ही में यहाँ पर 8वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए BPCL को 11 सितंबर 2017 को जो कि 8वां महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में जो भारत में 16 नवरत्न कंपनियां, देखो पहले आपकी 17 थी, लेकिन वर्तमान में आपकी कितनी हो गई हैं, यहाँ पर आपकी हो गई हैं 16। ठीक है, क्योंकि 17वीं अब कंपनी आपकी हो गई है महारत्न में। तो इस प्रकार से 16 नवरत्न कंपनियां आपकी हैं और आपकी 75 मिनी रत्न कंपनियां वर्तमान में हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक छोटा सा पॉइंट और रह गया है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे एग मार्क होता है या इको मार्क होता है, इसका किसकी गुणवत्ता के लिए प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका होता है इको मार्क। ठीक है, इको मार्क क्या होता है, किसी भी कंपनी में जैसे आपका प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट में आपने देखता हो कभी कभी आप थंबल मतलब होता है जो बना होता है, थंबल एक ऐसे बना होता है, एक मटकी के जैसा ऐसा बना होता है। ठीक है, और ऐसा किसी भी प्रोडक्ट में लग जाता है, तो इसका मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट आपका पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं है। इसका मतलब ये होगा इको मार्क का प्रयोग किस में करते हैं, पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिए यहाँ पर प्रयोग करते हैं इको मार्क। अब बात आती है आपकी हॉलमार्क की। तो हॉलमार्क क्या होता है, जैसे कि आपकी स्वर्ण मुद्रा होती है, सोना चांदी प्लेटिनम आदि आभूषणों की जो गुणवत्ता होती है हॉलमार्क के द्वारा पहचान की जाती है। दूसरा आपका है एग मार्क। तो एग मार्क रग मार्क है। ठीक है, पहले रग मार्क फिर एग मार्क पढ़ेंगे। रग मार्क क्या होता है, तो जो बाल श्रम निषेध अर्थात यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम के लिए अर्थात नहीं प्रोत्साहन करना चाहिए या उन्हें कानूनी जुर्म है, तो वही आपका होता है रग मार्क लगा होता है कि उस कंपनी में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि 14 वर्ष से अधिक हो। और अगला है कि एग मार्क। तो एग मार्क क्या होता है कि कृषि वस्तु की गुणवत्ता अर्थात जैसे कृषि वस्तु होती है उसकी गुणवत्ता हेतु मानक आपके चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हो गए, देखो आपके ये जो आपके मतलब इको मार्क है, हॉल मार्क है, रग मार्क है और एग मार्क है, ये कह सकते हैं कि एक ऐसी संपत्ति होती है जो कि आप उसे टच नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप क्या करते हैं एक सॉफ्टवेयर की तरह। लेकिन सबसे महंगी मुद्राएं आपकी कौन होती हैं, यही प्रकार की मार्क होते हैं जो दिखे होते हैं, आपको छू नहीं सकते लेकिन ये सबसे महंगाई होती हैं। जैसे मान लीजिए जमीन है उसको छू सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पैसे भी हैं, लेकिन ये मार्क जो होते हैं आपके सबसे महंगे होते हैं, लेकिन इनको आप छू नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार के होता है। जो अगला चैप्टर होगा आपका बैंकों से संबंधित होगा कि बैंक आपकी पहली बैंक कौन थी भारत में, वर्तमान में बैंक कितनी है, और इसके बाद जो अपडेट हुई हैं। साथ में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कि IDB की स्थापना कब हुई थी और आपकी जो कि वर्ल्ड बैंक है, इनके सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। तो लगातार हमारे जो कि कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है वही आपको यहाँ पर यूट्यूब में मिल जा रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि आपको कोचिंग जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको नोट्स बनाना है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको कभी भी यहाँ पर इकोनॉमिक्स कंप्लीट नहीं हो सकती। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप कितना भी तैयारी करो नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका बेस मजबूत नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, साथ में टेलीग्राम के माध्यम से इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे हमारे टेलीग्राम से। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।